नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के.वी. राय, फॉर्मर एडवाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम एक महत्वपूर्ण मैनुअल के बारे में बात करेंगे जिसका उपयोग हर सरकारी ऑफिस में होना लाजमी है। इसके बिना आप सुचारू रूप से काम नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी कामकाज में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, जिनको अगर आप मिस कर देते हैं तो वो कई दफ़ा ऐसे मामलों में तब्दील हो जाता है कि या तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है या डिपार्टमेंट के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। अतः इन सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए व कोई चीज़ इम्पोर्टेंट निगलेक्ट ना हो जाए, इसके साथ साथ डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, मेंटेन स्पीड करने के लिए और क्वालिटी और इकोनॉमी अचीव करने के लिए भारत सरकार ने 1955 में मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर बनाया था, जिसके लगभग 13-14 वॉल्यूम अब तक आ चुके हैं। 13-14 दफ़ा प्रिंट हो चुका है और हर दफ़ा जो भी रिक्वायरमेंट्स फ्रेश टाइम टू टाइम हमें मिलती हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। इस मैनुअल के ज्ञान के बिना किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के लिए सुचारू रूप से काम करना उचित नहीं होगा। इसलिए इसका ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, भले ही आपको 1 या 2 दफ़ा पढ़ने की आवश्यकता हो, परंतु इसको अवश्य पढ़ें। जितने भी अधिकारी जिनको प्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, उनको मैनुअल ऑफ ऑफिस का प्रोसीजर का पूरा ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है ताकि वो अपना काम ढंग से कर सकें। परंतु बहुत सारे कार्यालय ऐसे हैं जहां एम्प्लॉयज़ आते हैं और उनको डे 1 से बाय फिट एंड स्टार्ट काम करना शुरू कर देते हैं। कोई बता दे तो ठीक है, ना बताए तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहता है। विद द रिजल्ट हमारे फाइलिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर नहीं है, हमारे जो वेरियस रजिस्टर्स हैं जिनको हमें मेंटेन करना होता है उनमें खामियां हैं, और जिसके कारण से हम रिकॉर्ड को बार बार ट्रेस करते ही रह जाते हैं और हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा फाइलों को ट्रेस करने में ही गुजर जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आने के बाद मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को हमें एक समयबद्ध तरीके से ढूंढना पड़ता है और उत्तर भी समयबद्ध तरीके से देना होता है। यदि हम रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करेंगे तो हम आरटीआई को भी प्रॉपरली लागू नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर हमें बताता है कि किस किस्म का रिकॉर्ड कब डिस्ट्रॉय करना है, कैसे डिस्ट्रॉय करना है, और जो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है उसके बारे में क्या क्या रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है, ताकि हम स्पष्ट रूप से बता सकें कि ये रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं है और हम आरटीआई के अंतर्गत या किसी कोर्ट के मामले में इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। अतः मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर हमारे लिए ऑफिस के अंदर एक बाइबल के रूप में यूज़ होना चाहिए। जब तक हम इसकी ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक जो है हम अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एवरी बाबू इज़ डिपेंडिंग अपॉन मेमोरी, पर्सनल मेमोरी। यदि वहाँ से बाबूजी का ट्रांसफ़र हो जाए तो कोई नेक्स्ट जो उनकी जगह आया है उसको ये ध्यान नहीं होगा, उसको ये पता नहीं चल सकेगा कि कौन सा कागज़ किस फाइल में उन्होंने रखा हुआ है या कहाँ हैंडल किया हुआ है, या वो रिकॉर्ड आज की डेट में उपलब्ध है भी कि नहीं है। सो रिकॉर्ड शुड नॉट बी बेस्ड ऑन आवर मेमोरीज, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन द मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। सो रिकॉर्ड मैनेजमेंट को डायनेमिक और बैलेंस बनाने के लिए इसको परमानेंटली मेंटेन कहाँ करना है, कहाँ इसको डिस्ट्रॉय कर देना है,
इस सब के बारे में भी गाइडलाइंस जो हैं हमारे को मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के माध्यम से मिलती हैं। हमारे यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट में बाई एंड लार्ज पहले मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर की ट्रेनिंग देने का कोई प्रावधान नहीं था। जो डायरेक्ट रिक्रूट्स आते थे उनको जो है अपने मित्रों से, साथियों से जैसा उन्होंने सिखाया वो सीख कर काम शुरू कर देते थे। विद द रिज़ल्ट हमारा रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही गड़बड़ा गया। रिकॉर्ड जो है 20 साल का पड़ा रहा और उसको वीड आउट करने की संभावना ही नहीं आई। बाबू ही रिकॉर्ड का क्रिएटर है, प्रिजर्वर है और डिस्ट्रॉयर है, परंतु ये तीनों चीज़ें वो तभी कर पाएगा जब उसको इसके बारे में मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर का ज्ञान दिया जाएगा, रिकॉर्ड मैनेजमेंट पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के बारे में ज्ञान दिया जाएगा, व अन्य रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर उसको बताया जाएगा। सो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर प्रथम स्टेज है जिसके बारे में हर बाबूजी को, हर कर्मचारी, हर अधिकारी को कुछ न कुछ ज्ञान होना ही चाहिए, वरना आज की डेट में जब मर्जी आती है लेटर भेज देते हैं, डीओ लेटर भेज देते हैं, ऑफिस ऑर्डर निकाल देते हैं, ऑर्डर निकाल देते हैं, ऑफिस मीमो बना देते हैं, मीमो बना देते हैं। उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि कहाँ किस प्रकार का कम्युनिकेशन इशू होना है। इस सब चीज़ों के बारे में भी हमें मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर गाइड करता है। इन दुश्वारियों को देखते हुए हमने 1991 से एक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट इंट्रोड्यूस किया ताकि जो हमारे स्टाफ के मेंबर्स हैं वो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर सेल्फ लर्निंग करके उस टेस्ट में बैठें और उनको इंसेंटिव के रूप में कैश अवार्ड देने का भी प्रावधान किया गया। ये टेस्ट 1991 से लेकर 2021-22 तक तो चला, परंतु उसके बाद कोविड के कारण आजकल ये शायद नहीं हो पा रहा। परंतु इसका बेसिक रीज़न यही था कि हम एम्प्लॉयज़ को मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज्ञान प्रदान कर सकें। आजकल तो जो फ्रेश रिक्रूट्स आ रहे हैं उनको हमारा UTCS मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के बारे में और RTI के बारे में काफ़ी ज्ञान दिलवा रहा है, जिससे रिकॉर्ड मैनेजमेंट बेहतर होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर को यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले ये सरकारी तंत्र क्या है उसके बारे में हमें बताता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी मशीनरी के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति महोदय, मंत्रालय, डिपार्टमेंट ये सब क्या हैं, एक्सटेंडेड यूनिट्स इनकी जो हैं वो क्या हैं, ऑटोनमस बॉडीज, अंडरटेकिंग एटसेट्रा क्या क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में भी हमें ज्ञान देता है। उसके बाद हमें मिलता है ज्ञान कि इस मैनुअल के अंदर जो हमने डेफिनीशंस यूज़ कर रखी हैं ताकि जो रोज़मर्रा की हमारी वोकेबलरी है फाइलिंग सिस्टम के बारे में उसका ज्ञान देते हैं कि डाक क्या है, डीलिंग हैंड क्या है, डीलिंग अधिकारी क्या है, फाइल किसको कहते हैं, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं, ब्रांच अधिकारी किसको कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये 50-60 किस्म की डेफिनीशंस इसके अंतर्गत दी हुई हैं जिनका ज्ञान होना आवश्यक है, तभी तो आपको पता लगेगा PUC क्या है, DFA क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसकी जानकारी आपको हमारे मैनुअल के चैप्टर 2 के अंतर्गत मिल जाती है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मशीनरी के बारे में जैसे मैंने बताया, आपको चैप्टर 3 बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स क्या हैं, डिपार्टमेंट्स कैसे बनते हैं, अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ किनको कहते हैं, स्टैच्यूटरी बॉडीज़ किनको कहते हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ किनको कहते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स क्या हैं, इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशंस काउंटर्स क्या हैं। इन सब का ज्ञान आपको तभी आ पाएगा जब आप मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर को एक दफ़ा गो थ्रू होंगे। ये बहुत बड़ी मोटी किताब नहीं है, वैसे तो 300-400 पेज की है, परंतु आधी किताब इंग्लिश में है, आधी हिंदी में है। तो जो लैंग्वेज पोर्शन है जिसमें नैरेटिव दे रखा है
वो लगभग 100 पेजेस हैं, जिनको आपको 1 या 2 दफ़ा गो थ्रू होना पड़ेगा। बाकी इसके अनेक्सेस हैं जिनको एक दफ़ा पढ़ने की आवश्यकता है, और एक दफ़ा इम्प्लीमेंट करने का स्टार्ट कर दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर का चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपको बताता है कि डाक क्या है, कहाँ रिसीव की जाती है, इसको एक्नॉलेज कैसे किया जाता है, इसको रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक कैसे की जाएगी, डाक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। सो डाक से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में आपको ज्ञान दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आमतौर पर देखा गया है पीएन बुक के अंदर बाबूजी अपना बिना पूरा नाम लिखे एक गुग्गी सी मार देते हैं, जो 2-4 महीने बाद पता ही नहीं चलता कि ये डाक लेटर किसने लिया था, किसने नहीं लिया था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाता है। सो इन छोटी छोटी बातों का भी ज्ञान आपको इस चैप्टर के माध्यम से मिल जाएगा कि कैसे डाक के साथ एनक्लोयर्स आए हैं, नहीं आए हैं, नहीं आए तो क्या किया जाएगा, इत्यादि इत्यादि, ताकि आपकी जिम्मेवारी टल जाए, आपको जिम्मेवारी में फिक्स ना किया जा सके। इसके बाद चैप्टर 5 हमारा बताता है रिसीट एंड सबमिशन ऑफ डाक एंड डायराइजेशन। किस डाक को कैसे अब आगे बढ़ाया जाएगा, किसको पहले पुटअप किया जाएगा, कितनी बार दिन में दिखाया जाएगा, डाक अधिकारियों को कब कब दिखाई जाएगी, उनको कैसे सेक्शन में बांटा जाएगा, उनको डायरी रजिस्टर करके उसका मूवमेंट कैसे रखा जाएगा, एक एक्शन अगर लेना है सीनियर अधिकारियों द्वारा तो उस पर कैसे एलोकेशन के अनुसार एक्शन करेंगे, और अगर किसी गलत डाक आ गई है तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, डीलिंग हैंड का क्या कर्तव्य है, उसको डाक को कहाँ कहाँ डायरी करना है, किस प्रकार से पुटअप करना है, सेक्शन ऑफिसर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस लेटर को कैसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए एग्जामिन किया जाए, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट क्या है, लेवल ऑफ डिस्पोजल किस लेवल पर तक ये चिट्ठी जानी चाहिए, इसकी कोई दिशा निर्देश हैं या नहीं है तो इनको कैसे बनाया जाएगा, डायरेक्ट सबमिशन ऑफ केसेस बाय सीनियर डीलिंग असिस्टेंट जो हैं उनको द्वारा कैसे किया जाता है, एग्जामिनेशन बाय ऑफिसर्स कैसे करेंगे, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल प्रोसीजर्स अगर करना पड़े तो कैसे किया जाएगा, रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स एंड में अगर देनी पड़े लंबे डॉक्यूमेंट्स में या लंबे नोट्स के बारे में तो कैसे बनती है, तो नोटिंग की गाइडलाइंस क्या है, इसका मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर या नोटिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, नोट्स के अंदर कैसे मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, नो नोट इज़ टू बी ओवर रिटर्न, और उसके अंदर कोई पेस्टिंग नहीं करना, इसके क्या आदेश हैं, नोटिंग ऑफ फाइल्स जो दूसरे कार्यालयों से आती हैं उनके ऊपर कैसे हम नोट अपना लिख के भेजेंगे, एड्स टू प्रोसेसिंग क्या क्या हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ सकती है, यदि ओरल आर्डर सेक्शन ऑफिसर या सीनियर अधिकारी या मंत्री जी देते हैं तो उन केसों को कैसे हैंडल करना है, और ओरल इंस्ट्रक्शंस को कैसे उनके माध्यम से रेटिफाई कराना है कि आपके आदेश अनुसार ये काम कर दिया गया है, कृपया इसके कंफर्म करें, कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शंस कैसे ली जाती हैं, ये सारे का सारा एग्जामिनेशन करने का प्रोसेस जो है इसके अंदर दिया हुआ है। फाइलिंग ऑफ पेपर्स कैसे करना है, कब फाइल खोलना है, कैसे पेपरों को अरेंज करना है, कॉरस्पॉन्डेंस साइड में क्या आएगा, नोटिंग साइड में क्या आएगा, अर्जेंसी ग्रेडिंग क्या है, कौन सी फाइल को हम इमीडिएट मानेंगे, कौन सी को सीक्रेट मानेंगे, क्लासिफिकेशंस कैसे होता है, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें चैप्टर जो है 6 बताता है। इसके बाद आता है हैंडलिंग ऑफ रिसीट्स अंडर डेस्क ऑफिसर सिस्टम। कई जगह पर डीलिंग हैंड्स को डेस्क ऑफिसर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया है, वहाँ एक उच्च अधिकारी जो है उसी के लेवल से ही वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ये नहीं कि वहाँ बाबूजी पुटअप करेंगे उसके बाद अधिकारी उसको पुटअप करेंगे। नॉर्मल डिप्टी सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी के लेवल के अधिकारियों को डेस्क ऑफिसर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि जो है पॉलिसी मैटर्स, इम्पॉर्टेंट इश्यूज जिनके ऊपर मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं, कई दफ़ा कैबिनेट नोट्स बनने हैं, तो ये जो इम्पॉर्टेंट काम है, नेचर ऑफ वर्क है, जिसमें एक ब्रिलियंस की आवश्यकता है, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा,
इसके ऊपर पूरे का पूरा एक अलग से चैप्टर है। जैन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 8, जिसमें बताया जाता है कि कौन कौन सी किस्म के 15-16 किस्म के लेटर्स या कम्युनिकेशंस भेजे जा सकते हैं या हमारे पास रिसीट आते हैं, जिनमें आज की डेट में ईमेल भी है, नोटिफिकेशंस हैं, रेजोल्यूशंस हैं, ऑफिस मेमोरेंडम है, इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स हैं, प्रेस कम्युनिक है, प्रेस नोट हैं, एंडोर्समेंट्स हैं, सर्कुलर्स हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं, और इसके अलावा लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑफिस ऑर्डर कहाँ इशू करेंगे, कैसे इशू करेंगे, कौन किस लेवल पे बात कर सकता है, किस लेवल पे डीओ लिखा जा सकता है, ये सारी की सारी गाइडलाइंस जो हमें फॉलो करनी होती हैं, हमें चैप्टर 8 के माध्यम से पता लगती हैं। कॉरस्पॉन्डेंस विद अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज कैसे किया जाए, सिंगल फाइल सिस्टम क्या होता है, सिंगल फाइल सिस्टम में क्या क्या आप नोट्स भेज सकते हैं, उनमें अप्रूवल्स कैसे ले सकते हैं, जैसे किसी फाइल में अप्रूवल लॉ से भी चाहिए, फाइनेंस से भी चाहिए, या किसी अन्य विभाग से आपको विचार विमर्श करना है तो कैसे लिया जाएगा, ये सब आपको चैप्टर 8 बताता है। तो इस प्रकार से विभिन्न अथॉरिटीज़ जिनके साथ हमें कॉरस्पॉन्डेंस करने की आवश्यकता है, उनके किस अधिकारी को लेटर एड्रेस किया जाएगा, जैसे अटॉर्नी जनरल महोदय को लेटर भेजना हो तो किस लेवल से जाएगा, कौन सा डिपार्टमेंट भेजेगा, और रेफरेंसेस टू ऑडिटर जनरल को भेजना हो, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को भेजने हो, यूपीएससी को भेजना हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजने हो, लोकसभा राज्यसभा में भेजने हो इत्यादि, यहाँ किस अधिकारी को एड्रेस किए जाएंगे। ये नहीं कि इनके चेयरमैन या स्पीकर महोदय को लेटर चला जाएगा। इसके बारे में पूर्ण गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। फॉरेन डिग्निटीज़ के साथ कौन कॉरस्पॉन्डेंस कर सकता है, किसके माध्यम से, किस मिनिस्ट्री के माध्यम से ये होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि, ये सब गाइडलाइंस हमें इस चैप्टर के माध्यम से मिलती हैं। तभी जो है हमारा जो है मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के माध्यम से काम सुचारू हो पाता है। ड्राफ्टिंग ऑफ कम्युनिकेशंस, कब ड्राफ्ट करना पड़ेगा, क्या क्या उसमें देखने की आवश्यकता है, क्या क्या भेजने की आवश्यकता है, किसको एड्रेस किया जाएगा, ड्राफ्ट कब बनाया जाएगा, कब साइक्लोस्टेट रूप से आप उनको जवाब भेज सकते हैं, मार्किंग ऑफ डाक कैसे होती है, फिर अप्रूवल्स कैसे लिए जाते हैं, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय सेक्शंस क्या है, ये सारी गाइडलाइंस हमें आपके नेक्स्ट चैप्टर से मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर 9। इसके अलावा उसके बाद हमें डिस्पैच कैसे करना, फाइलिंग कैसे बनाना है, फाइल कहाँ खोलने की आवश्यकता होती है, फाइल नंबर कैसे दिया जाता है, फाइल क्लोज कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से फाइल को रिकॉर्ड रूम में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो अनावश्यक फाइलें हैं उनको कब डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उनकी ग्रेडिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें हमें अगले चैप्टरों के माध्यम से पता लगती हैं। फाइल नंबरिंग का भी एक सिस्टम है, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर अलग से सिस्टम है, हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर अलग से सिस्टम है, तो इसको भी एक नेक्स्ट चैप्टर के माध्यम से बताया गया है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कौन सी फाइलें रिकॉर्ड रूम में भेजी जाएँ, कौन सी फाइलें हर महीने रिव्यू करके डिस्ट्रॉय की जा सकती हैं, मैनर ऑफ इंडेक्सिंग क्या होगा, स्टेज ऑफ इंडेक्सिंग क्या होगा, कैटेगराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, इस सब का ज्ञान हमें चैप्टर 12 के माध्यम से मिलता है। देन कम्स सिक्योरिटी ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारी फाइलें सीक्रेट होती हैं, टॉप सीक्रेट होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं। इन फाइलों का मूवमेंट कैसे होगा, किस प्रकार से ये बैग्स में या सील्ड कवर्स में जाती हैं या बॉक्सेस में जाती हैं, इनका ज्ञान हमें नेक्स्ट चैप्टर देता है, ताकि कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर्स लीक ना हो जाए। इन सब चीज़ों के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए डिस्पोजल टाइमली हो जाए, हैंडलिंग ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस ढंग से हो जाएं, इनके लिए क्या क्या हमें उपचार करने पड़ेंगे, इसको चेक्स एंड बैलेंस डिलेज के चैप्टर के अंदर हमें चैप्टर 14 बताता है कि हर बाबू को
हर सेक्शन में वीकली एरिया स्टेटमेंट बना के देना होगा, मंथली एरिया स्टेटमेंट रिव्यू करेगा, कौन कौन से केसेस पेंडिंग है, कॉल बुक बताएगा कि कौन कौन से केसेस पेंडिंग है जिनको 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग एंड रिव्यू बनाया जाएगा, वाइड डिस्पोजल ऑफ लेटर्स फ्रॉम रिसीव फ्रॉम एमपीज और वीआईपीज इनको कब वाच करना पड़ता है, कोर्ट केसेस हैं, कैट केसेस हैं, आरटीआई के मामले हैं जो टाइम बाउंड होते हैं, इनको कैसे वो मॉनिटर करें और किस प्रकार से इनको फॉलो अप किया जाएगा, इनकी पीरियोडिकल रिपोर्ट्स कैसे बनेंगी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के एश्योरेंस के बारे में कोई रजिस्टर बनाना है नहीं बनाना है, इन सब का ज्ञान हमें नेक्स्ट चैप्टर देता है, जिसके अंदर पीरियोडिकल रिपोर्ट्स जो इनकमिंग हैं उनका भी ज्ञान है, कैसे होगा, कैसे बनेंगी, आउटगोइंग रिपोर्ट्स कैसे जानी चाहिए, कौन इनको मॉनिटर करेगा, ताकि हर काम जो है सुचारू रूप से टाइमली हो सके। उसके बाद एक चैप्टर है 15 इंस्पेक्शंस जो हैं ये हमें एनुअल इंस्पेक्शंस और पीरियोडिकल इंस्पेक्शंस के मार्फत हमें देखना है कि जो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के अंतर्गत प्रोसीजर्स लेड डाउन हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इनमें कमियां क्या हैं, उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, हमें कहाँ डिपार्टमेंटल O&M इशू करने की आवश्यकता है, कहाँ प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें इंस्पेक्शन के माध्यम से मिल पाता है। देन ऑफिस ऑटोमेशन आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो चुका है, ई ऑफिस प्रोजेक्ट्स हैं, एरिया अमेनेबल टू ऑटोमेशन, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हम कंप्यूटराइजेशन कर सकते हैं, पर्पज़ ऑफ ऑटोमेशन क्या है, इससे क्या क्या अचीव किया जा सकता है, एनुअल एक्शन प्लान कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर एक इंट्रोड्यूस किया गया है 2000 के आसपास, वो क्या है, इसके बाद आयकर एक सेवा उत्तम नया कॉन्सेप्ट आ गया है, उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा डिपार्टमेंट्स में। तो इसलिए मिसलेनियस एस्पेक्ट्स के ऊपर भी चैप्टर 17 जो है हमें काफ़ी ज्ञान देता है। इन सब चीज़ों को जब हम फॉलो कर लेते हैं तो हमें जो है मैनुअल के अनुरूप चलने का एक विधि पता लग जाती है, अपनी शॉर्ट कमिंग्स ऑब्जर्व करने का एक मेथड मिल जाता है और एक स्वरूप से सारा काम चलना शुरू हो जाता है। इसलिए सभी अधिकारियों से व कर्मचारियों से निवेदन है कि यदि उनको मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर का अभी तक ज्ञान नहीं मिला तो वो कृपया इस मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और 100-150 पेज पढ़ने की जरूरत है, जो एक दिन में नहीं तो 2 दिन में आप पढ़ लेंगे। ऑफिस आवर्स में बैठ के पढ़ लीजिए। यदि मैनुअल आप खरीदना भी चाहें तो आपको मार्केट से मिल सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस से भी मिल सकता है। और जो दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो क्लास 4 के हों या क्लास 1 हों या ग्रुप ABC किसी भी ग्रुप के हों, वो हर साल होने वाले मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में अवश्य बैठें और अपना इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत न केवल सेल्फ लर्निंग करें बल्कि कैश अवार्ड्स जो 500 रुपये से स्टार्ट होकर 2500 रुपये तक चले जाते हैं उसको भी प्राप्त करने का प्रयास करें। आइडेंटिकल हमने एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ऊपर भी 2014 में आइडेंटिकल टेस्ट स्टार्ट कर दिया था। आप इन दोनों टेस्टों में बैठे प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करें और अपनी नॉलेज भी बढ़ाएं। धन्यवाद। नेक्स्ट किसी और टॉपिक पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।